भी देश का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होता है, साथ ही देशवासियों के लिए सबसे सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। अगर बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान ऐसा गीत होता है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है, उस देश को उसकी पहचान का एहसास कराता है। हर देशवासी को अपने राष्ट्रगान से प्यार होता है। हम जब कभी भी अपने देश भारत का राष्ट्रगान सुनते हैं तो हमारे मन में भी देशभक्ति का भाव खुद ब खुद आ ही जाता है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने ही गुरुदेव की संज्ञा दी थी। उन्होंने ही हमारे देश भारत का राष्ट्रगान लिखा। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रगान की रचना आखिर कब की गई, क्यों की गई और ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारे देश भारत का राष्ट्रगान ब्रिटिश किंग जॉर्ज परचम की स्वागत में लिखा गया था। तो ये सब कुछ जानेंगे अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारे देश का राष्ट्रगान कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था और ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया था। तो चलिए बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रगान के बारे में। अगर बात करें हमारे देश के राष्ट्रगान की, तो हमारे देश का राष्ट्रगान कवि और नाटककार, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्ला भाषा की एक कविता है, जिसे उन्होंने साल 1911 में लिखा था और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। भार तो भाग्य विधाता नाम से रचित इस कविता में 5 स्टैंजास हैं, जिसमें सिर्फ एक ही स्टैंजा को हमारे राष्ट्रगान के लिए चुना गया है। बंगाली भाषा में लिखे इस पूरे गीत को 28 फरवरी 1919 को टैगोर ने स्वयं अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया और द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम दिया। राष्ट्रगान को पूरे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, पर कहीं कहीं कुछ अवसरों पर इसके शुरू और अंत की पंक्तियां ही गाई जाती हैं, जिसमें सिर्फ 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के चयन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने ही इसे सर्वप्रथम अपनी द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज का नेशनल एंथम बनाया। और अगर बात करें कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारा राष्ट्रगान ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया था, तो बात थी साल 1911 की। साल 1911 में भारत की आज़ादी का संघर्ष जारी था। उसी साल अंग्रेजों ने अपनी उदारता का परिचय दिया था, जब ब्रिटेन के बादशाह जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत के दौरे पर आए थे। उनका ये दौरा भारत के लिए खास था, क्योंकि उसी दौरे में उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य बंगाल के विभाजन पर रोक लगा दी थी और साथ ही उड़ीसा को एक अलग राज्य का दर्जा भी दे दिया था। ये सभी घटनाएं भारत की आज़ादी के लिए बेहद जरूरी थी। दिसंबर 26, 1911 कलकत्ता में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन शुरू हुआ। सभा के आरंभ में परंपरा के अनुसार सरला देवी ने वंदे मातरम गीत गाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब इस गीत को लिखा था, तब से ही किसी समारोह की शुरुआत में वंदे मातरम गीत गाना पूरे देश की परंपरा बन गई थी, क्योंकि इसी गीत में देशभक्ति की जुनूनियत उभर कर आती थी और चारों ओर वंदे मातरम के नारे गूंजने लगते थे। उसके बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत बांग्ला भाषा में लिखी अपनी इसी कविता को पढ़कर किया, जिसमें जॉर्ज पंचम भी शामिल थे। उस वक्त उन्होंने जनगण मन को भारत भाग्य विधाता का नाम दिया, लेकिन उसी अधिवेशन में कवि, जिनका नाम रामभूत चौधरी था, उन्होंने जॉर्ज को एड्रेस करने के लिए बादशाह हमारा नाम की एक कविता पढ़ी, जिसमें जॉर्ज पंचम की बहुत सारी तारीफ की गई थी। चूंकि उस वक्त चौधरी साहब को कोई भी नहीं जानता था और रविंद्रनाथ टैगोर की दुनिया में अलग ही पहचान थी, इसलिए अगले दिन जो अखबार छपे उनमें कुछ ने जानबूझकर टैगोर को बदनाम करने के लिए तो कुछ ने उन अखबारों की नकल करते हुए एक खबर छाप दी कि टैगोर ने जॉर्ज पंचम की शान में एक कविता पढ़ी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की। जिस कविता का शीर्षक भारत भाग्य विधाता था और जिसका मतलब था भारत के भाग का भगवान, और इन अखबार ने रामभूत चौधरी की बात को दबा दिया। यही कारण बना जिससे यह बात फैल गई कि टैगोर जो आजीवन अंग्रेजों का विरोध करते रहे, उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी आखिर क्यों की। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन 28 दिसंबर 1911 के दिन कलकत्ता के द इंग्लिशमैन नाम के न्यूज़पेपर ने लिखा कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में स्वरचित गीत गाकर किया गया। लेकिन द बंगाली न्यूज़पेपर ने इसके बिल्कुल विरुद्ध बयान दिया। द बंगाली ने दो गीत के बीच का भेद साफ साफ लिखा कि कवि बाबू रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन का आरंभ देशभक्ति गीत गाकर किया और उसके बाद नामदार राजा के स्वागत में गीत गाया गया। विवाद तब खड़ा हुआ जब द इंग्लिशमैन न्यूज़पेपर के लिखे लेख पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने चुप्पी साध ली, और इस चुप्पी के कारण ही सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में यह विवाद उठ गया कि टैगोर ने अपने गीत में भारत का भाग्य विधाता आखिर किसे कहा। क्या टैगोर ने यह गीत सच में जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा था? विवाद हुआ, और अगर इस बीच टैगोर अपना बयान दे देते तो सभी विवाद खत्म हो जाता, पर टैगोर ने सालों साल चुप्पी नहीं तोड़ी। ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा और टैगोर ने उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। बस तभी विवाद और भी बढ़ गया और इसी समय विरोधियों ने यह कहकर प्रचारित किया कि टैगोर को नोबेल सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की।
बस टैगोर से प्रश्न पूछा जाने लगा। उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि मेरी कविता भारत भाग्य विधाता, जिसमें लोग भारत भाग्य विधाता का मतलब ब्रिटिश किंग जॉर्ज परचम से निकाल रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत भाग्य विधाता के केवल दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो हमारे देश की जनता या फिर सर्वशक्तिमान प्रभु। कोई भी अंग्रेज या शासक इस देश का कभी भी भाग्य विधाता नहीं हो सकता। टैगोर ने साल 1939 में एक लेटर भी पब्लिक किया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सभी इल्ज़ाम को खारिज करते हुए बताया कि मैं उन लोगों को जवाब देना अपनी बेइज्जती समझूंगा जो मुझे इस मूर्खता के लायक समझते हैं। अब टैगोर का ये बयान उस वक्त कई लोगों के गले नहीं उतर रहा था, क्योंकि अब देश की स्थिति 1911 जैसी थी ही नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कई सारे लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर खड़े थे। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे कई लोग शहीद भी देश के लिए हो चुके थे। ऐसे माहौल में टैगोर का ये बयान शक पैदा करने वाला था। लोग सोचने लगे थे कि स्पष्टीकरण आखिर देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया, इतने साल प्रतीक्षा करने की जरूरत क्या थी। अब इन सवालों के जवाब दिए बिना ही टैगोर ने 7 अगस्त 1941 को अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश के लिए कोई भी नेशनल एंथम अभी तक तय नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी इसी भारत भाग्य विधाता कविता से ही हमारे देश भारत का राष्ट्रगान क्यों लिया गया। इस बात का उत्तर जानने के लिए हमें फिर से वापस जाना होगा। दरअसल टैगोर ने कभी भी अपने द्वारा लिखे गए इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में नहीं देखा और ना ही इससे राष्ट्रगान की संज्ञा दी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि टैगोर का ये जो गीत है भारत भाग्य विधाता, इसमें 5 स्टैंजाज हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही स्टैंजा को हमारा राष्ट्रगान चुना गया है। और इस गीत को राष्ट्रगान बनाने का श्रेय असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। दरअसल हुआ यूं कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और वहीं पर आज़ाद हिंद फौज की एक महिला मंत्री, जिन्होंने जनगण मन को पहले ही सुन रखा था, उसे गुनगुना रही थी। तभी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत को सुना और ये गीत उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी आर्मी के लिए इसे नेशनल एंथम बना दिया। नेताजी को लगने लगा कि जनगण मन ही वो गीत है जो अपनी धुन के साथ भारत की कल्चर और डाइवर्सिटी को शो कर सकता है। इस गीत की बोल हर भारतवासी को आपस में जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसी कारण उन्होंने सबसे पहले बांग्ला भाषा के इस गीत को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हिंदी में इसे ट्रांसलेट करवाया, जिसके बाद इस गीत का नाम सब सुख चैन पड़ गया। इस गीत की धुन, जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले ही बना दी थी, 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने इसे पहली बार गवाया और इसे आज़ाद भारत का राष्ट्रगान भी कहा। लेकिन इसके बाद भी देश करीब 5 सालों तक गुलाम रहा। इन सब विवादों और घटनाओं के बाद जब संविधान में भारत के तमाम प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत को लिखा जाने लगा, तब सबसे पहले यही सवाल उठा कि आखिर देश का राष्ट्रगान क्या होगा। अब जब राष्ट्रगान को चुनने के नियमों को देखा गया तो उसमें सबसे पहले यही था कि गाना ऐसा हो जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हो और जिसकी धुन इतनी आसान होगी जिसे खराब से खराब गाने वाला व्यक्ति भी बड़े आसानी से गा ले। तभी जवाहरलाल नेहरू को इस बात पर ध्यान आया कि सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही जनगण मन को अपने आज़ाद हिंद फौज के लिए भारत का नेशनल एंथम बनाया था। उस समय बोस का ये भी कहना था कि इस गीत की धुन इतनी यूनिक है कि इसे सिर्फ धुन बजाकर ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया राष्ट्रगान जनगण मन भारत का राष्ट्रगान बना और उसे भारत के संविधान में भी जगह दिया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।